क्या ऐसा हो सकता है कि जिस खारे पानी से सड़कों की बर्फ पिघलती है, उसी से हम आर्कटिक की पिघलती बर्फ को दोबारा जमा दें? सुनने में अजीब लगता है ना? बिल्कुल उल्टा। पर यही वो सवाल है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि सर्दियों में सड़कों पर नमक छिड़कते हैं ताकि बर्फ पिघल जाए। तो फिर साइंटिस्ट वही नमक आर्कटिक पर क्यों स्प्रे कर रहे हैं? ये तो बड़ी उलझन वाली बात है, एक ऐसी पहेली जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक तरफ तो वो है जो हम रोज देखते हैं कि भाई नमक से बर्फ पिघलती है, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा साइंटिफिक प्लान है जो कहता है कि यही खारा पानी आर्कटिक की बर्फ को और मोटा कर सकता है। ये आखिर हो कैसे सकता है, चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस अनोखे और बहुत बड़े प्लान की। तो ये जो बड़ा सा प्रोजेक्ट है ना, इसके पीछे है एक डच स्टार्टअप जिसका नाम है आर्कटिक रिफ्लेक्शंस। और देखिए, इनका जो इरादा है वो कोई छोटा मोटा नहीं है। ये लोग भारत से 5 गुना बड़े एरिया को, मतलब सोचिए करीब 1.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर आर्कटिक को फिर से जमाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन यहां एक सवाल उठता है कि भाई इतने बड़े और मुश्किल काम को करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब खतरे की घंटी आखिर बज कहां रही है? जरा नासा के इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। साल 1984 में देखिए आर्कटिक कैसे पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था, और फिर सिर्फ 35 साल बाद 2019 में ये बर्फ खतरनाक लेवल तक पिघल चुकी है। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हर 10 साल में लगभग 12% बर्फ कम हो रही है। और ये जो साल है ना, 2030, ये साइंटिस्ट के लिए एक डेडलाइन जैसा बन गया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक इतिहास में पहली बार गर्मियों में हमें एक ऐसा आर्कटिक देखने को मिल सकता है जहां समंदर की बर्फ पूरी तरह से गायब हो। और अगर ऐसा हो गया तो देखिए, नासा के वैज्ञानिक क्रिस्टी प्रिस्टोन चेतावनी देती हैं कि इसके जो नतीजे होंगे वो बहुत ही भयानक होंगे। उनके हिसाब से जो गर्मी अगले 25 सालों में धीरे धीरे बढ़नी चाहिए, वो 2030 के बाद बस एक झटके में बढ़ जाएगी। और इसका असर सिर्फ आर्कटिक तक ही सीमित नहीं रहेगा। पूरी दुनिया के जो कोस्टल शहर हैं, जिनमें हमारी अपनी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई भी शामिल है, वो सब बढ़ते समंदर के पानी की वजह से डूबने की कगार पर आ जाएंगे। मतलब ये एक ग्लोबल संकट है, और आर्कटिक को बचाना अब एक तरह से करो या मरो वाली स्थिति बन गई है। तो चलिए अब वापस उस पहेली पर आते हैं कि आखिर नमक के पीछे की साइंस इस पूरे प्लान को मुमकिन कैसे बना रही है। देखिए, सारा खेल है फ्रीजिंग पॉइंट का। सीधी सी बात है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो नमक के मॉलिक्यूल्स पानी के मॉलिक्यूल्स को आपस में जुड़कर बर्फ बनने से रोकते हैं। इसीलिए उस पानी को जमने के लिए और ज्यादा ठंड की जरूरत पड़ती है। फर्क बिल्कुल साफ है। जो साफ पानी होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, लेकिन समुद्र का जो खारा पानी है वो औसतन -20 डिग्री सेल्सियस के आसपास जमता है। तो फिर सवाल वही है कि आर्कटिक में ये काम कैसे करेगा? इसका जवाब छिपा है इस एक नंबर में, -40 डिग्री सेल्सियस। जी हां, आर्कटिक में सर्दियों का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इतना ही होता है, और -40 डिग्री में इतनी जबरदस्त ठंड होती है कि पानी साफ हो या खारा सब जम जाता है। मतलब जिस खारे पानी को जमने के लिए -20 डिग्री चाहिए, वो -40 में तो फौरन बर्फ बन जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो आइस रोड ट्रकर्स वाला शो आता है ना, जिसमें वो लोग जमी हुई नदियों पर और पानी डालकर उसे और मोटा और मजबूत बनाते हैं। अच्छा, कई लोग तो ग्लोबल वार्मिंग की बात पर ही सवाल उठाते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे ही आम सवालों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि भाई 1850 से लेके अब तक धरती का एवरेज टेम्परेचर सिर्फ 1.35 डिग्री सेल्सियस ही तो बढ़ा है। सुनने में ये नंबर कुछ खास बड़ा नहीं लगता। तो क्या ये सच में इतनी बड़ी चिंता की बात है? इसे समझने के लिए पृथ्वी को अपने शरीर की तरह सोचकर देखिए। अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री भी बढ़ जाए तो हम उसे तेज बुखार कहते हैं ना, है ना? ये एक सिग्नल होता है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। ठीक उसी तरह पृथ्वी के लिए भी 1 डिग्री की ये बढ़ोतरी एक बहुत बड़ी गड़बड़ी का संकेत है। और ये गड़बड़ी एक बहुत ही खतरनाक साइकिल को जन्म देती है। होता क्या है कि जब बर्फ पिघलती है तो सूरज की रोशनी को वापस भेजने वाली जो सफेद सतह है वो कम हो जाती है। फिर गहरा समुद्र ज्यादा गर्मी सोखता है, जिससे और भी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। इससे गर्मी और बढ़ती है और ज्यादा बर्फ पिघलती है, और ये साइकिल, ये दुष्चक्र ऐसे ही चलता रहता है।
इस डेटा को देखिए। साल 1980 के बाद जब पूरी दुनिया में औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज हुआ, तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया। यह साफ साफ दिखाता है कि हमारी जो गतिविधियां हैं वो इस बदलाव के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार हैं। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या, और इस तरह के प्रोजेक्ट्स का भविष्य क्या हो सकता है। अच्छी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को यूनाइटेड नेशंस का भी सपोर्ट मिला है। लेकिन हाँ, एक चुनौती भी है। अभी जो पंप इस्तेमाल हो रहे हैं वो डीजल से चलते हैं, जो खुद ग्रीन हाउस गैसें छोड़ते हैं। पर इसका भी एक सोल्यूशन सोचा गया है। भविष्य में इन पंपों को चलाने के लिए पवन चक्कियों यानी विंड फार्म से बनी ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करने का प्लान है। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हमारा प्लैनेट क्लाइमेट चेंज की डेडलाइंस के नज़दीक पहुंच रहा है, क्या आर्कटिक को फिर से जमाने जैसे ये बड़े और साहसी जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स ही हमारी आखिरी और सबसे अच्छी उम्मीद बचें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।